कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड में मुझे प्रेमचंद की कहानी पूस की रात याद आ रही है, जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके थे। तो आइए एक बार बचपन में वापस चलते हैं। कहानी को मैं रीडिंग करती हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए। तो कहानी कुछ इस तरह से है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे ही फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसने 2 फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बल्ला से जड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम शरीर ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध कर रहा था, स्त्री के समीप आ गया और उसको सावध करके बोला, ला दे दो। गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैराती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में देगा? कंबल ना जाने कितना बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम कि क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोले, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में खुश से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं चलेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह पार चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहा है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उग के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा। तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने का आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने परे परे दुम हिलाए और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ हिलाकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिल्लम भरो। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिल्लम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है। एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम, जाड़ा तो क्या जाता है,
जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा और हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगी, मैं घुसकर पुआल बिछा दूंगी, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्लम पीकर हल्कू ने फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब कि जो सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने उसे आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने अपनी किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उस समय एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी से बाहर निकल भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुम्मा करके बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हाल में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में आरमान की भांति छलक रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था जानो सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, ऊपर आ गए जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी बाहर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियां का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं। उसने जलाकर खूब तापू। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने को कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दो मिलाते हुए हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते, तापे टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियां को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियां का ढेर लग गया। हाथ टूटते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों की
पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। अगले क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैलाए हुए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चा मैं दवा न करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह नहीं सही नहीं है। ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सा उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी वो आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगाय का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा कि कहीं नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे तो कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, मगर ये दुष्ट उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता के ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था और उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम कहाँ वहाँ आकर रम गए हो? इधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ? मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूँ। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांट पर आए और देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है।
जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही नहीं हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ठंड ऐसा होता है। खेत के चर जाने के बाद भी हल्कू प्रसन्न था और मुन्नी उदास थी। यह है प्रेमचंद की कहानी। तीसरी खत्म। बहुत